हेलो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कुछ चीज़ें मोलरिटी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो आपको सबसे पहले समझाना ही चाहता हूं, यदि हमारे पास ऐसे ये क्वेश्चंस हैं तो इन क्वेश्चंस में आपका ध्यान ये रखना पड़ता है कि काम करने की पॉलिसीज़ क्या हों और किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो आपको बताया था मैंने बहुत सारी बातें आपको समझा के आया हूँ, परंतु यहाँ पर हम कुछ आपके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं। अब यहाँ बोल रहा है कि सर हमारे पास यानी कि एक HCl है और HCl के दो मोल है। तो आपको सबसे पहले हम समझाना ये चाहते हैं कि HCl को जब आप डिकम्पोज करेंगे, तोड़ेंगे, तो यहाँ बनता है H पॉजिटिव आयन और आपका Cl नेगेटिव आयन। देखना मेरी बात को, मैं एक सिंपल सा पॉइंट बोल रहा हूँ। तो यहाँ से क्या बनना है सर जब अगर आपका ये एक मोल रहा तो एक मोल पूरा टूटेगा, तो इससे हमें क्या मिलने वाला है सर? केवल एक मोल H पॉजिटिव आयन और आपका केवल एक मोल क्या बनने वाला है? Cl नेगेटिव आयन। सर ये तो आपका क्या बता रही है सर? ये आपका अकॉर्डिंग टू रस समीकरण, यानी कि अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू रस समीकरण, यानी कि हम बात कर रहे हैं रस समीकरण के अनुसार। तो अब आपको बताना चाहता हूँ उसके हिसाब से कि सर यदि आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपका मोल दे रखे हैं 0.2, तो 0.2 मोल मैंने यहाँ लिए और इसका मतलब क्या हुआ कि सर 0.2 मोल, ये आपका 0.2 मोल। अब ये तो हमारे पास क्वेश्चन का एक पोर्शन हुआ है, ठीक है दोस्तों। सर क्वेश्चन का सेकंड पोर्शन बोलता है कि बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2, यदि आप किसी भी बेरियम क्लोराइड को आप तोड़ने जाएं तो यहाँ पर बेरियम क्लोराइड इट विल डिकम्पोज। आपको दोस्तों अब मैं समझा के आया था कि कोई भी कंपाउंड को तोड़ने का तरीका क्या बनता है कि सर आपका यहाँ पर जो क्रिस क्रॉस तरीके से आपको तोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा उसके हिसाब से सर ये बनने वाला है Ba+2 और आपका 2Cl नेगेटिव, 2Cl नेगेटिव। अब मेरी बातों को समझना सर, इस कंडीशन में यानी कि आप यहाँ से भी क्या बनता है सर, अगर आपका ये एक मोल मैंने लिया और इसको मैंने तोड़ा यहाँ तो यहाँ से क्या मिलने वाला सर? एक मोल Ba+2 और आपका 2 मोल Cl नेगेटिव। ये आपका इस तरीके से हुआ। अब अगला पॉइंट ये बनता है कि सर यदि हमारे पास 0.2 मोल ये रहे, मतलब 0.2 मोल आपका HCl होने वाला, तो इस कंडीशन अगर आपका 0.2 मोल अगर आपने ये लिए तो फिर आप साफ साफ बात बनती है सर आपका यहाँ से एक मोल से आपका 2 मोल क्लोराइड आयन प्राप्त हो रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से क्या बनने वाला है सर, अगर आपने 0.2 मोल लिए तो यहाँ से ये कितना बनने वाला है? 0.4 मोल। तो अल्टीमेटली क्या हुआ सर? ये बनने वाला है 0.2 मोल तो बनेगा Ba+2 और 0.4 मोल बनेगा Cl नेगेटिव आयन। तो यहाँ इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है? को H2O के साथ 500 ml विलयन में उपस्थित है। मतलब हम बात करने वाले हैं कि ये जो आपका ये सब चीज़ें हैं वो 500 ml विलेन है उसमें उपस्थित होने वाली है। तो अल्टीमेटली यहाँ बोलता है तो Cl नेगेटिव आयन की मोलरता का मान क्या होगा? वी वांट टू टॉक अबाउट द मोलरिटी ऑफ Cl नेगेटिव आयन। तो अब यहाँ हम समझें, तब यहाँ मैं बात करने वाला हूँ टोटल Cl नेगेटिव आयन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स है ना, टोटल मोल ऑफ Cl नेगेटिव आयन ये कितने बनने वाले सर? यहाँ से क्या रहा 0.2 मोल, यहाँ से एक तरीके से ये वाला, ये कितना हुआ 0.4, तो ये बनने वाला है 0.6 मोल, 0.6 मोल बनने वाले। तो अब आपको समझाते हैं इसके हिसाब से सर, जब ये 0.6 मोल Cl नेगेटिव आयन बने तो अब आप समझें सर मुझे निकालना है मोलरिटी ऑफ Cl नेगेटिव आयन। तो यहाँ बनने वाला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव आयन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml गुणा 1000। अब आप समझो इसके हिसाब से, तो समझने वाली बात बनती है यहाँ पर Cl नेगेटिव आयन। तो Cl नेगेटिव आयन कितना होने वाला है इसके हिसाब से? ये बनने वाला है यहाँ पर बना 0.6 डिवाइडेड बाई यहाँ 500 हो गया और आपका ये बना यहाँ पर 1000। अब समझे यहाँ पर ये कितना होगा 2 हो गया, इसका मतलब 1.2 मोलर। तो अब इस कंडीशन में हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है सर? ये आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। ये टॉपिक बनता है मोलैलिटी यानी कि मोललता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलैलिटी, ठीक है दोस्तों। अब आपको हम समझाते हैं। तो समझाने वाला पॉइंट ये बनता है मोलैलिटी के बारे में कि किसी भी विलेन की मोलैलिटी से मेरा तात्पर्य ये बनता है कि उस विलेन में विलेय के कितने मोल उपस्थित होने वाले हैं, विलेय के कितने मोल उपस्थित होने वाले हैं। जितने विलेय के मोल उपस्थित होंगे उससे उस विलेन की मोललता कहते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों,
मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को अपन मोललता बोल पा रहे हैं। तो अब क्या बनता है सर, यहाँ बनने वाला है मोललता। इट मीन्स 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोल उस विलेय के मोल को उस विलेन की मोललता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं क्या बोला हूँ, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोल को उस विलेन की मोललता कहते हैं। तो अल्टीमेटली क्या बना इसके हिसाब से, अब आपको हम समझाना चाहते हैं सर फॉर्मूला, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बनती है फॉर्मूला। तो अपन ने फिर से काम करना स्टार्ट किया सर फॉर्मूले के बारे में। सर यहाँ फॉर्मूला बनने वाला है, जैसे सबसे पहले बनता है कि हम बात करने वाले सर इसे स्मॉल m से निरूपित करते हैं, है ना, निरूपित करते हैं। ठीक है, तो अब फॉर्मूला सही होने वाला है मोललता इज इक्वल्स टू होने वाला है विलेय के मोल डिवाइडेड बाई विलायक का द्रव्यमान ये कायम होगा सर केजी में होगा। ये छोटी सी बात हुई। तो अब आपको समझाते हैं यहाँ मोललता निकालने के लिए विलेय के मोल डिवाइडेड बाई विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो अब अल्टीमेटली यहाँ बनता है कि यदि सर मैं विलेय के मोल को मैं स्मॉल n से दिखाऊँ और तब मैं आपका प्रॉपर भी बनने वाला है सर n सॉल्यूट डिवाइडेड बाई W सॉल्वेंट, ये आपका इस तरीके से, और यहाँ रखा मैंने in kg। तो यहाँ बनने वाला है कि m इज इक्वल्स टू n सॉल्यूट डिवाइडेड बाई W सॉल्वेंट इन ग्राम देन मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो सर हमारे पास ये बनने वाला एक तरीका जो हमें यहाँ सिखाना है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि n सॉल्यूट डिवाइडेड बाई W सॉल्वेंट इन ग्राम देन मल्टीप्लाइड बाई 1000। चलो सर, तो हमारे पास ये पहला वर्क हो गया। सर सेकंड वर्क चलते हैं। ठीक है सर, क्वेश्चन में कई बार पूछता है सर इसकी इकाई के बारे में बात करने वाले हैं। तो मोललता की इकाई, तो सर इसकी इकाई जो होने वाली है वो बनेगी यहाँ पर। पहला तो हम बात करते हैं यहाँ से जैसे मैंने मोलरता से क्या लिया था, मोलर, और यहाँ मैं मोललता से क्या ले रहा हूँ, मोलरता से मैंने मोलर लिया था, मोललता से दोस्तों हम मोलल लेने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या बना, मोलल या बनने वाला है सर ऊपर आपका नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल पर केजी। तो ये हमारे पास क्या बना, इकाई के बारे में काम हुआ। कई बार आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से बोल के चलता है सर मोलल सॉल्यूशन, यानी कि आपका बनता है मोलल विलयन। इसका मतलब बनता है सर आपका 1 मोलल। ये हमारे पास रहा 1 मोलल। तो अब समझाने वाली बात ये रही कि यहाँ पर इसकी मोललिटी का वैल्यू आ गया 1। अब ऐसे ही क्या होता है सर सेंटीमोलल, तो 10⁻² मोलल। अब हम बात करने वाले हैं इट मीन्स मिलीमोलल, 10⁻³ मोलल। ये आपका इस तरीके से हो गया। ठीक है दोस्तों, तो सबसे और इम्पॉर्टेंट बात आपकी नेक्स्ट बनती है यहाँ पर क्या सर, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या,
सर ये टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती है, ये तापमान पर निर्भर नहीं करती है, जबकि मोलरता तापमान पर निर्भर करती थी। कोई हमसे पूछ सकता है सर ऐसा क्यों? यार आप किसी भी वस्तु को गर्म करते हैं, गर्म करने पर क्या होगा? सबसे पहले सर गर्म करने पर उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। अवस्था में परिवर्तन हो सकता है कि यदि वस्तु वो आपकी ठोस अवस्था में हो तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो सकती है, और यदि आपका तापमान और बढ़ाया तो द्रव अवस्था से आपका गैस में। तो इस प्रकार से परिवर्तन होना संभव है। परंतु जब हम बात करें कि आपका यहाँ पर आयतन, जब आप आयतन लेते हैं तो आयतन कहीं ना कहीं तापमान बढ़ाने पर आपका बढ़ेगा। यदि तापमान बढ़ाने पर आपका आयतन बढ़ेगा तो ऐसी परिस्थितियों में केवल मोलरता ही परिवर्तित होने वाली है। अल्टीमेटली मैं सिंपल शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि जब भी तापमान बढ़ाएंगे तो आपका सॉल्वेंट का जो द्रव्यमान है वो आपका, या सॉलिड का द्रव्यमान जो है आपका, इसमें से कोई भी द्रव्यमान आपका प्रभावित नहीं होने वाला है। इस कारण क्या होगा कि मोलरता पर तापमान का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे पास सारी जानकारी मोलरता के बारे में, इस तरीके से हम ये काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास टॉपिक बनता है मोलरता और मोलरता के मध्य संबंध। तो सबसे बड़ी बात बनती है कि यहाँ पर हम जो मोलरता और मोलरता के बीच संबंध को स्थापित करना चाहते हैं, तो ये संबंध स्थापित करने के बीच जरिया कौन होने वाला? तो डेंसिटी के द्वारा हम मोलरता और मोलरता के बीच संबंध को स्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं काम करने की पॉलिसीज़ क्या होने वाली है। तो दोस्तों अल्टीमेटली मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, आपका वो पॉइंट ये बनता है सर फॉर्मूला। सर मोलरता का फॉर्मूला होता है n solute divided by, it means volume of solution in ml then multiplied by 1000, and small m is equals to होता है n solute divided by, it means mass of solvent in gram then multiplied by 1000। ये कुछ हमारे पास इस तरीके से रहा। अब आप इन दोनों के बीच संबंध को स्थापित करना चाहते हैं तो यहाँ पर डेंसिटी की जो बात दे रखी है, डेंसिटी, तो डेंसिटी आपका दे रखी है डी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है ग्राम पर ml में। चलो सर, यदि आपका ये ग्राम पर ml में दे रखा है तब आपको बताना ही चाहता हूँ सर भी करके मास ऑफ सॉल्वेंट का वैल्यू मिल जाए तो मैं अपना काम ईजी कर लेता हूँ। तो आप बताता हूँ उसके हिसाब से, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं, क्या जानते हैं, n सॉल्यूट इज इक्वल्स टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो दोस्तों आपने कुछ इस तरीके से काम किया। अब यहाँ मुझे आप जानते हैं कि सर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, इनकी द्रव्यमान बटे आयतन। ये क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अब समझाने वाला पॉइंट बनता है सर ये क्या डेंसिटी, अगर मैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बनूंगा तो यहाँ क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। अब सर हुआ ये कि सर इस कंडीशन में कि यहाँ मैंने एक पॉइंट किया सर W सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू होगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, सर ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चूँकि आप जानते हैं चूँकि ये क्या है सर, ये आपका बनता है मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन से मेरा तात्पर्य बनता है कि किसी भी सॉल्यूशन का मास, किसी भी विलीन का मास उसमें उपस्थित अवयवी घटकों के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। चूँकि आपका कोई भी सॉल्यूशन वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनने वाला है। इसका मतलब क्या निकल के आता है कि सर वहाँ पर सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास दोनों को ऐड कर देंगे तो उस तरीके से क्या होने वाला है, ये हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों देखें यहाँ पर करने वाला है सर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ये पिक्चर आपको मैंने आपके सामने रखी। तो अल्टीमेटली क्या बना, हम तो चाहते हैं कि ऐसे भी हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाए, हमें यहाँ रखना है। तो यहाँ पर क्या बना, इसको मैंने यहाँ पर ट्रांसफर, तो आपका मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस का मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है,
ये पिक्चर आपके सामने मैंने यहाँ पर रखवाई, ठीक है। मैंने क्या किया, W सॉल्वेंट इज इक्वल्स W सॉल्यूशन माइनस का W सॉल्यूट, ये चीज़ मैंने आपके सामने यहाँ पर रख पाई। अब जो पॉइंट बताना है वो क्या बताना है दोस्तों यहाँ पर, कि सर यदि हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट आ चुका है तो इस वैल्यू को उठा के वहाँ रख दो। हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब यहाँ हम बात, सॉल्यूशन ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं, इसके बराबर है, तो इसका मतलब क्या बनता है सर, ये बनने वाला है W सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू D सॉल्यूशन V सॉल्यूशन माइनस का W सॉल्यूट, ठीक है। ये आपका कुछ मैंने इस तरीके से किया। अब मैं इस वैल्यू को उठा के मैं यहाँ रखना चाह रहा हूँ। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आप इस फॉर्मूले में अगर आप यहाँ पर ऐसा कर दें, वो कैसा कर दें सर, कि सर यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि यदि आप यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट M सॉल्यूट से मल्टीप्लाई करें और M सॉल्यूट से डिवाइड करें, तो दोस्तों यहाँ पे क्या बनने वाला है सर, इस कंडीशन में आपका ये बनने वाला है, ये गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या बनने वाला है, नंबर ऑफ मोल्स। तो अब न्यू वे ऑफ राइटिंग आपके सामने मैंने लिखा सर, न्यू वे ऑफ राइटिंग इट विल बी W सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू, ये बनने वाला है D सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई V सॉल्यूशन माइनस का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अल्टीमेटली ये चीज़ हमारे पास निकल के आई। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को उठा के मैं यहाँ पटक देता हूँ। मैंने पटका तो ये वहाँ जाकर गिरा और लड़खड़ा के फिर से उठ गया, और यहाँ बनने वाला है N सॉल्यूट और डिवाइडेड बाई बनने वाला है D सॉल्यूशन V सॉल्यूशन माइनस का N सॉल्यूट, और यहाँ बनने वाला है ये इस तरीके से। तो दोस्तों ये तो मैंने कुछ चीज़ आपके सामने रखी। मैं चाहता हूँ कि कैसे भी करके मैं यहाँ से V सॉल्यूशन कॉमन ले लेता हूँ। यार जब मैं इसको कॉमन लूँगा तो यहाँ से तो ईजिली निकलेगा, बट यहाँ पर आपका V सॉल्यूशन से डिवाइड करना पड़ेगा। अल्टीमेटली न्यू वे ऑफ राइटिंग क्या होने वाला है सर, स्मॉल m इज इक्वल्स टू N सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाई 1000, और मैंने कॉमन लिया, ये बनेगा D सॉल्यूशन माइनस का N सॉल्यूट डिवाइडेड बाई V सॉल्यूशन, और यहाँ बनेगा M सॉल्यूट, ये इस तरीके से। अब यहाँ पर जब मैंने कॉमन लिया तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन लिया V सॉल्यूशन। तो दोस्तों देखना, अगर मैं वापस से इस V सॉल्यूशन को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बनेगा सर, ये बनेगा D सॉल्यूशन इंटू V सॉल्यूशन माइनस का, यहाँ से ये V सॉल्यूशन कैंसिल आउट, तो आपका ये दोनों बच जाएंगे, सिंपल। अब सर एक बात समझ में आती है, मैंने मोटा बैठ क्या समझ आती है कि सर दिस वन इज लुक लाइक समवन, दिस वन, आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है कि सर N सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई V सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू कैपिटल M, तो स्मॉल m इज इक्वल्स टू कैपिटल M डिवाइडेड बाई। अब सर यहाँ पर एक काम करते हैं साथ साथ में, कि सर यहाँ पर साथ साथ में ऐसा काम करते हैं कि यहाँ पर मैंने 1000 से किया मल्टीप्लाइड और आपका 1000 से किया डिवाइड। ओके सर, आई एम एग्री विद यू। तो अब आपने फिर से बोला कि सर इन दिस कंडीशन व्हाट इज हैपनिंग सर, दिस इज लुक लाइक अगेन, इस ये भी सर कहीं ना कहीं क्या बनने वाला है सर, ये भी हमको कैपिटल M दिख रहा है। ओके, सो ये तो कैपिटल M, तो अब आपका क्या बनने वाला है सर, D सॉल्यूशन माइनस का, अब ये इस पूरे को मैंने लिखा कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल M सॉल्यूट, और आपका डिवाइडेड बाई 1000। तो दोस्तों ये हमारे पास, अब मैंने इसको वापस से यहाँ से क्या किया, एलसीएम लिया, तो यहाँ अपन देखें स्मॉल m इज इक्वल्स टू कैपिटल M
डी सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 1000 माइनस का m इंटू m सॉल्यूट। तो दोस्तों ये गया ऊपर, ये आपका इस तरीके से। अब आप समझें तो सीखा क्या अपन ने? सर बहुत कुछ सीखा इसलिए बहुत कुछ अपन ने, क्योंकि यदि हमारे पास केवल एक डेटा दिया हो, मतलब हमें मोलरिटी दी हो और साथ में डेंसिटी दी हो, और आपसे बोल दे कि यार आप जो है क्या निकालिए, मोलैलिटी निकालिए, मोललता निकालिए, तो दोस्तों साधारण सा फॉर्मूला बनता है, बस लगा दो आपका आंसर है। तो फॉर्मूले में क्या बनने वाला है सर? मोलैलिटी इज इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू 1000 डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन इंटू 1000 माइनस का M कैपिटल M इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वापस से, मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ सर? जहाँ स्मॉल m मोललता, कैपिटल M मोलरता और D सॉल्यूशन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और आपका कैपिटल M सॉल्यूट, तो आपका सॉल्यूट का अणुभार हो गया दोस्तों यहाँ पर। तो चार चीज़ें हमारे पास थी, स्मॉल m, कैपिटल M, डेंसिटी और आपका मॉलिक्यूलर वेट। तो ये आपने एक तरीके से इसको भी दिमाग में रखते हुए अपन ने काम किया। तो यहाँ पर अब आपने क्या सीखा? डायरेक्टली दोस्तों यहाँ पर काम करेंगे। आने वाले समय में किसी भी टाइप का कोई न्यूमेरिकल हम फास्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको जो मैंने समझाया है ये थियोरिटिकल वे है। जब आपका सब्जेक्टिव IIT एग्ज़ाम हुआ करता था JEE में, उस समय इस टाइप की ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। मैं तो बोलूँगा कि अभी भी आप इसको दिमाग में रखें, जिससे आने वाले समय में क्या होगा, बड़ी आसानी से, बड़े प्रॉपर तरीके से आप इस पर एक कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता। साथ में हम बात करने वाले, चूँकि अब आपका टाइम आ चुका है कि हमें कम टाइम इंटरवल में ज़्यादा क्वेश्चंस के आउटपुट निकालना है, तो उसमें आपको डायरेक्टली फॉर्मूलेस को रिमेंबर करना पड़ेगा और उन फॉर्मूलेस को मेमोराइज करते हुए हमें आगे काम करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। और सोडियम सल्फेट के विलयन में 92 ग्राम सोडियम आयन प्रति किलोग्राम H2O में उपस्थित है, तो उस विलयन की Na पॉजिटिव आयन की मोललता का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले ये पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन को समझें। यहाँ पर समझने वाली बात क्या बनती है कि ये यहाँ पर Na पॉजिटिव आयनों की मोललता के बारे में बात कर रहा है। अब आपने दिमाग लगाया कि सर मोललता का फॉर्मूला क्या होता है? सर मोललता का फॉर्मूला N सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो ऊपर आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया। अब आपको इस कंडीशन में समझाना ये चाहता हूँ कि सर जब आप उस ग्राम H2O, ये मतलब यहाँ पर कि मास ऑफ वाटर क्या होने वाला है सर? 1 kg हो गया है ना, और यहाँ बोला है पास आपका मास ऑफ Na पॉजिटिव आयन क्या बोल रहा है? 92 ग्राम। तो क्या मैं इसका मतलब दिए गए सोडियम आयन के जो मास है उसके अकॉर्डिंग में आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na पॉजिटिव आयन निकाल सकता हूँ बड़ी आसानी से। तो दोस्तों मैंने क्या किया कि सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na पॉजिटिव आयन विल बिकम्स, यहाँ बनने वाला है भार बटे अणुभार, यानी कि आपका आयनिक भार। तो इस कंडीशन में क्या बनने वाला है? ये बनेगा आपका 92 डिवाइडेड बाई 23, यानी कि आपका 4 हो गया। तो आप समझें इसके मोललता इज इक्वल्स टू आपका N सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट और इन kg। तो आप समझें इसके हिसाब से मास ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या बनने वाला है? 4, मास ऑफ सॉल्वेंट आपका 1 kg हो गया। आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये बड़ी आसानी से क्या हुआ, आपने पहला क्वेश्चन कर लिया। दोस्तों ये 2019 का IIT JEE मेन का बहुत आसान प्रॉब्लम्स आपके पूछते हैं, बट आपका वे ऑफ थिंकिंग या सोचने की जो तरीका है वो एकदम क्लियर कट होना चाहिए। आप उसकी हेल्प से बड़ी आसानी से आप फ्रिक्वेंटली आंसर निकाल सकते हैं। एथेनॉल के जलीय विलयन का घनत्व 1.025 ग्राम पर ml है, तब मोलरता का मान 2 मोलर है, तब उस विलयन की मोलरता क्या होगी? यार दोस्तों जैसे कि अभी आपको रिसेंटली मैंने फॉर्मूला समझा के आया था सर, वो क्या था? मोलरता और मोलरता के बीच संबंध क्या था कि सर मोलरता इज इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू
100 और माइनस का कैपिटल M यानी कि मोलरता इनटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो अब यहाँ बनता है उसके हिसाब से, तो यहाँ जो पॉइंट आपको मुझे समझाना है तो ये बनने वाला है स्मॉल m इज इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू 1000 डिवाइडेड बाई इट मीन्स डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1000 माइनस का m इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताया मैंने। तो ये चीज़ आपके समक्ष मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। तो यार जब आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठेंगे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर कैपिटल M इज इक्वल्स टू 2000 डिवाइडेड बाई, क्योंकि आपका 2 इंटू 1000 और यहाँ बनने वाला डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या बनेगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपका ऑलरेडी क्या है 1.05 और आपका इंटू 1000 माइनस का कैपिटल M कहाँ बैठा हुआ है पास, कैपिटल M आपका 2 है और मोलिकुलर वेट आपका C2OH5OH और आप इसका मोलिकुलर मास निकालने बैठेंगे तो आपका 24 और 6 हाइड्रोजन और आपका 16 ऑक्सीजन, ये बनने वाला 30 और आपका ये बनने वाला 46। तो ये रहा हमारे पास 46 कुछ इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका 46। तो अब मैं आपको समझाता हूँ उसके हिसाब से। तो 2000 डिवाइडेड बाई 1025 माइनस का 92, तो आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये बनने वाला 933 और ये बनेगा 2.143। यार एक बात आप सिंपल कर सकते हैं कि आप जानते हैं कि 9 दूनी 18 तो आपका 2 पॉइंट समथिंग, यार इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है, ये 2 पॉइंट समथिंग नहीं है, ये 2 पॉइंट समथिंग नहीं है, ये आपका 2 पॉइंट समथिंग, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो ये आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब वाले हैं जलीय विलयन की मोलरता और मोलरता क्रमशः 10 और 9 है, तो उस विलयन का घनत्व तो क्या होगा। तो अब आपको यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है विलय का अणुभार। तो अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले आप क्या करें कि दिए गए क्वेश्चन में आपको मोलरता डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालनी। तो कि यहाँ साफ साफ मोलरता की मोलरता के मान दिया है, मोलरता का मान दिया है और डेंसिटी पूछ रहा है, तो आपका कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होना चाहिए कि स्मॉल m इज इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू 1000 अपॉन में डेंसिटी इंटू 1000 माइनस का कैपिटल M इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना उसके हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ बनने वाला है इज इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू 1000 डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन इंटू 1000 माइनस का इट मीन्स कैपिटल M इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये आपका कुछ इस तरीके से हुआ। अब हम जाते हैं यहाँ पर ऑलरेडी मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, तो यहाँ हमने बोला स्मॉल m दे रखा है, तो स्मॉल m का मान दे रखा है उसने क्या 10 और इस कैपिटल M का मान दे रखा है 9। तो यहाँ पे क्या हुआ स्मॉल m 10 इज इक्वल्स टू यहाँ आपका 9 1000 डिवाइडेड बाई डेंसिटी। तो डेंसिटी का मुझे मान निकालना ही है, तो आपका 1000 माइनस का मोलिकुलर वेट ऑलरेडी 50 दे रखा है इसने और बोलता हुआ 9। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने एक काम किया कि सर यहाँ से 0 ये कट किया और ये 0 इससे कट किया। ठीक है, तो अब ऐसा करने के बाद क्या हुआ कि सर यहाँ पर मैंने जो आगे काम किया तो यहाँ बनने वाला है कि सर डेंसिटी इंटू 100 माइनस का 45 इज इक्वल्स टू 90। अब देखें तो आपने क्या क्या इसमें ऐड किया, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है डेंसिटी इज इक्वल्स टू 135 और आपका ये बना, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू 135 डिवाइडेड बाई 100, ये बनने वाला है 1.35 ग्राम पर ml। ये लो, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अपन इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं।